पूरे देश में आग लगाने की पूरी तैयारी है और सारी तैयारी के सारे तार दुनिया के दूसरे देशों से मिले हैं। अभी अभी जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे जो हमारे सत्ता में लोग हैं उनसे मुझे अभी सूचना मिली है, पता नहीं $500 मिलियन जो हैं वो भारत में दिए जा रहे हैं उन लोगों को जो मोदी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश में हम किस कानून को बनाएं, किसको नहीं बनाएं, और उस कानून को बनाएं तो दुनिया को उसमें क्या परेशानी हो सकती है। अगर हम इस बात को समझें कि अगर कोई कानून बनाया आपने जो पहले से था उसमें अमेंडमेंट किया तो ये भारत का इंटरनल मामला है, लेकिन भारत के इस इंटरनल मामले में कितनी एक्सटर्नल ताकतें इन्वॉल्व हैं ये आपको शायद उस वक्त समझ आएगा अगर आप उन 3 बड़ी पार्टीज 1947 में 3 ऐसी पार्टीज का चरित्र समझ पाएंगे, तब आपको लगेगा कि आज भारत में जो हो रहा है वो हमारी इग्नोरेंस के कारण हो रहा है, हमारे न जानने के कारण हो रहा है, और जो झूठ हमने बोला है उस कारण से यह हो रहा है। 1947 में एक पार्टी थी भारत के अंदर, उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। यह महज इत्तफाक है कि मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मेरा जन्म उसी के अंदर हुआ है। उस विश्वविद्यालय के जो स्कूल थे उसमें कंपलसरी था कुरान शरीफ पढ़ाना, और हमारा परिवार अकेला परिवार था वहां। और उसी यूनिवर्सिटी के संस्थापक जिनके बारे में भी हमने झूठ बोला, उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान साहब, जो 2 नेशन थ्योरी या 2 राष्ट्र की सोच के जनक थे। अब क्योंकि देश बनने के बाद हम लोगों ने झूठ चलाया और नए नए स्लोगन बना करके जो इस देश में खलनायक थे उनको नायक बनाने की कोशिश की गई। आप सबने बहुत बार सुना होगा कि आरएसएस के ऊपर बैन लगा था, इसकी चर्चा बहुत होती है। आरएसएस के लोग भी और एक आम हिंदू भी, एक आम राष्ट्रवादी भी, जब भी इस पे चर्चा होती है वो बड़ा अपोलोजिस्टिक सा हो जाता है और जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर बैन क्यों लगा था। अगर यह सवाल आता तो लोग आपसे सवाल नहीं पूछते, लेकिन आप 70 सालों से झूठे लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपने अपना जेन्युइन सवाल नहीं पूछा, उनको बैक टू द कॉर्नर नहीं किया, इसलिए वो ताकतें आज भारत के अंदर एक चुनौती बनी हुई है। 1946 के अंदर भारत में एक चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग ने इस बुनियाद पर लोगों से कहा कि जो पाकिस्तान चाहते हैं वो हमें वोट दें और जो नहीं चाहते हैं वो हमारे खिलाफ वोट दें। 475 सीटों में से मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। कुल मिलाकर के 90% करने की बात स्वीकार की और उसके हक में वोट दिया। यह सब रिकॉर्ड पर है। लेकिन 47 में जब मुस्लिम लीग के ऊपर बैन लगा तो आप अगर उस वक्त की उनकी उस शरारत और उस जहन को, उस दिमाग को पढ़ने में अगर कामयाब होते तो ये 2020 और 2019 में ये चुनौती आपके सामने नहीं होती है। मुस्लिम लीग के ऊपर बैन लगा, उसने अपने नाम के आगे से ऑल इंडिया हटा दिया। उनका संविधान वही रहा, उनकी फितरत वही थी, उनकी सोच वही थी, और उन्होंने अपने नाम के आगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया। जैसे अक्सर पाकिस्तान के अंदर लश्कर तोयबा का नाम बदल के जमात उद दावा कर देते हैं, तो आप नाम बदलने से कोई संविधान नहीं बदल जाता, आपकी सोच नहीं बदल जाती अगर आपका एजेंडा हुआ है। आप सोचिए कि 1947 में भारत के विभाजन को लेकर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, खलीफुज़्ज़मा जिना, ये जो सब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, ये गली गली मुसलमानों से कह रहे थे कि पाकिस्तान बनेगा और हमें पाकिस्तान जाना है।
ये झूठ और मक्कारी अगर आपको उस समय समझ में आती कि जो लोग पाकिस्तान बनाने के लिए यहां के मुसलमानों को प्रेरित कर रहे थे, जिन्होंने यहां के मुसलमानों ने वोट दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए, उसमें से 2% मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। एक फेमस स्पीच है, गुजरात के लोग उसे मैं समझता हूं ज्यादा सुनते होंगे। सरदार पटेल साहब की एक स्पीच है, उस स्पीच में वो आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस स्पीच में वो ये कह रहे हैं, ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। सरदार पटेल ने कहा कि ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए 475 में से 425 सीटें दी हों और देश पट गया और यहां का मुसलमान कहीं गया नहीं, तो रातों रात ये मुसलमान देशभक्त कैसे हो गया? ये सवाल नहीं पूछा किसी ने। उसके बाद में एक पार्ट, ये मैं चरित्र इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसको याद रखिएगा, जो मेरा असली पॉइंट है, जब आऊंगा तो ये रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आज जो वर्तमान स्थिति है उसको आप समझ सकें। एक पार्टी है, उस पार्टी का जोकर अक्सर आपने पार्लियामेंट में देखा होगा। वो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने गोल टोपी लगाकर बहुत आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो दुनिया जमाने की बातें करता है। उसकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वो हैदराबाद में है। लोगों ने उस पार्टी का भी चरित्र नहीं पढ़ा है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1946 में जिस पार्टी का सदर, जिस पार्टी का अध्यक्ष, जो हैदराबाद बेस्ड थी, 46 में कासिम रिजवी उस पार्टी का अध्यक्ष था और भारत का विभाजन की रूपरेखा बन चुकी थी। निजाम हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता था और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए ये जो MIM, जिसका आज ये उसका नाम नहीं लेना चाहता मूर्ख का, उसके खानदान के लोगों ने 46 में रजाकारों की एक फोर्स बनाई। 1 लाख रजाकार। रजाकार का मतलब होता है जो ईमान की लड़ाई लड़ रहे हो, जो मजहब की लड़ाई लड़ रहे हो। और 1 लाख लोगों की फौज बनाई और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए भारत की आर्मी से युद्ध किया। पटेल साहब ने एक ऑपरेशन के तहत उन सब लोगों को समाप्त किया और निजाम हैदराबाद को झुकने पे मजबूर करके भारत के साथ हैदराबाद को मिलाया। उस पार्टी का सदर कासिम रिजवी, उसको गिरफ्तार किया, जेल में डाला। पटेल साहब से उसने लिखत में कहा कि मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे जेल से रिहा कर दें, मैं भारत की धरती पर नहीं रुकूंगा। और उसको जेल से सीधे गाड़ियों के साथ, उस जमाने जहाज नहीं चलते थे भारत पाकिस्तान के बीच में, उसको पाकिस्तान बॉर्डर में छोड़ा गया। वो वहीं चला गया, वहीं मर गया। उस पार्टी के चलाने वाले आज क्या कह रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। एक तीसरी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में 90 और 95 के आसपास पैदा हुई है, 89, 88 में पैदा हुई थी। उस पार्टी का नाम है PDP और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। इस पार्टी का चरित्र, MIM का चरित्र और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो सिटीजन अमेंडमेंट कानून भारत में बना है, जो भारत की सरकार को, जिसका अधिकार है, भारत की सरकार ने बनाया, उस पर डिबेट होकर जितना भी संसद में बहस हो सकती थी, उसके बाद तमाम विधि सम्मत उसको बनाया है। इन 3 पार्टी के लोगों से मेरी खास शिकायत नहीं है, इनका चरित्र एक्सपोज करना चाहता हूं मैं आपके सामने। बाकी लोगों तो मानता हूं कि लोगों को वोट की राजनीति करनी है, तो लोगों को यह पता ही नहीं है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये 3 लोगों को अगर आपने, जो ये आज मुहिम चल रही है, जो ईरान, इराक से लेकर के दुनिया जमाने में पैसा इकट्ठा करते पड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जो है नागरिकता से वंचित किया जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, उनके चरित्र को समझने के लिए मैंने 3 रेफरेंसेस दिया आपको। अब 2019 में आइए आप,
2019 में जब भारत के अंदर एक सरकार दोबारा से चुन के आई, तो सरकार को जो मैंडेट मिलता है सरकार को करना चाहिए। लेकिन भारत में तो यह परंपरा है कि सरकार चुनने के बाद जिस मैंडेट पे चुन के आती है उस पे काम नहीं करती, या वो वादे करती है वोट लेने के लिए और फिर उसके बाद उसको लगता है कि अगर उस मैंडेट को पूरा करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन समय भी बदलता है, लोग भी बदलते हैं, और जब समाज बदलता है तब 2019 पैदा हो जाता है। इससे